Good afternoon, everybody. This is the class for Bachelor of Business Administration, fourth semester students. Subject is Human Resource Management. Date is April 20th, 2021, and the day is Tuesday. And the topic that we are going to discuss today is recruitment, right? So let's start with the topic. नाउ लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। रिक्रूटमेंट शब्द का अर्थ क्या, अर्थ समझने की हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, रिक्रूटमेंट का मतलब है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग राइट टैलेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे और अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना और उसको अपने यहां बनाए रखना। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि अच्छे टैलेंट को अपने यहां आकर्षित करना और उसको अपने यहां बनाए रखना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आप एक कॉम्पिटिटिव एज अटेन कर सकें। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम सही लोगों को अपने यहाँ अट्रैक्ट करते हैं और उनको अपने यहाँ बनाए रखते हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिला सकें, ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्पिटिटिव एज अचीव करा सके। ठीक है, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम डिस्कवर करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के सोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स हमें कहां से मिलेंगे और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कहां से अच्छे लोगों को ला सकते हैं, किन किन स्रोतों से, कि वो उनको हम अपने यहां नौकरियों पर रख सके। ठीक है, इफेक्टिव मेजर्स जो होते हैं ह्यूमन रिसोर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ एडिक्वेट नंबर में, ताकि वो इफेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, इफ ताकि वो इफेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म कर सकें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन आपकी अपने गोल्स को अचीव कर सके या ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन सके। रिक्रूटमेंट लोकेट करना, डेवलप करना, मेंटेन करना और कांटेक्ट करना सोर्सेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को, इस प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? ऐसे सोर्सेज को लोकेट करना, डेवलप करना, मेंटेन करना और कांटेक्ट करना जिनके जरिए हम ह्यूमन रिसोर्सेज को अटेन कर सकें, उस प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं, रिक्रूटमेंट कहते हैं, राइट। दूसरी स्लाइड पे आ जाते हैं। कुछ डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, ये डेफिनेशंस आप देख लीजिए। ठीक है, स्टीफन पी रॉबिन्स और कॉल्टर ने रिक्रूटमेंट को डिफाइन किया एक प्रोसेस की तरह जिसके जरिए हम लोकेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं केपेबल एप्लीकेंट को, ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन सके और अपनी गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, ड्यूब्रिन ने भी एक डेफिनेशन दी है जिसमें वो कह रहा है रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम फाइंड करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं लोगों को जो केपेबल होते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब वैकेंसीज पे काम करने के लिए। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जनरेट करते हैं क्वालिफाइड पीपल के पूल, क्वालिफाइड रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम एक क्वालिफाइड पीपल के पूल को जनरेट करते हैं। ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब्स है उनको पे काम कर सके और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हमारी मदद कर सके। और ये दोनों दोनों तरफ से हो सकता है, इनसाइड से भी हो सकता है, आउटसाइड से भी हो सकता है। इनसाइड मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी हम लोगों को लेके अपॉइंट कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी हम लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों चीजें हैं। ठीक है, जो हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन जो रिक्रूटमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो रिक्रूटमेंट पे जिनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिन पे रिक्रूटमेंट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, सबसे पहला
सबसे पहले इंटरनल फैक्टर्स, कंपनी का पे पैकेज क्या है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, ठीक है, कंपनी के पे पैकेज क्या है और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, ठीक है, आप किस तरह की सैलरी लोगों को ऑफर कर रहे हैं, ये रिक्रूटमेंट पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। अगर आप उसी टाइप की सैलरी पे कर रहे हैं जो मार्केट में आमतौर से पे की जाती है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो लोग आपके यहाँ अप्लाई करेंगे और अच्छे लोग आपके यहाँ आएंगे। और अगर आप जो मार्केट में सैलरी का रेट चल रहा है उस रेट से अगर आप कम पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोग आपके यहाँ कम इंटरेस्टेड होंगे और ज्यादा अच्छे लोग आपके यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप मार्केट रेट से ज्यादा कर रहे हो तो मेजोरिटी ऑफ द लोग आपके यहाँ अप्लाई करेंगे, अगर आप मार्केट रेट से ज्यादा सैलरी पे कर रहे हैं तो, ठीक है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर। अब यहाँ दो चीजें हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर। अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो आपको एम्प्लॉय मिलने में, अब जैसे ही आप जॉब का के लिए रिक्रूटमेंट का एड निकालेंगे बहुत से लोग अप्लाई कर देंगे। और अगर सप्लाई डिमांड से कम है, मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो आपको ज्यादा लोग अप्लाई आपके यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है और लोग कम है। एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर ये हो गया क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। आप किस क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, किस प्रकार की क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड कर रहे हो वहां काम करने वाले एम्प्लॉयज को। अगर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो आप अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रहे हो वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा लोग आपके यहाँ आके काम करने में इंटरेस्टेड होंगे। अगर अच्छी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ आप अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छे लोग आपके यहाँ आके काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और एम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। आपके कंट्री में या आपके रीजन में जहां आपकी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वहां एम्प्लॉयमेंट का रेट हाई है, मतलब ज्यादातर लोगों के पास नौकरियां हैं, तो रिक्रूटमेंट में आपको खासी मुश्किल आने वाली है क्योंकि आपके यहाँ अप्लाई करने वालों की तादाद ज्यादा नहीं होगी। और अगर आपके यहाँ जिस रीजन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रही है वहां रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पुअर है, यानी कि ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं, तो आप जैसे ही जॉब निकालोगे बहुत लोग अप्लाई करेंगे आपके यहाँ जॉब करने के लिए, ठीक है। तो दूसरा, एक चीज हो गई एम्प्लॉयमेंट रेट, दूसरी चीज होगी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अच्छा है, जो एम्प्लॉय फ्रेंडली है, ऐसा कल्चर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कि जहां लोग अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, उनकी फिजियो उनकी साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो रही है, उनको ठीक ठाक पेमेंट मिल रहा है, ठीक है, उनका ख्याल रखा जा रहा है, उनको प्रॉपर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है कि ऑर्गेनाइजेशन जिन जिन चीजों का एम्प्लॉय आपका एंटाइटल्ड है वो सारी चीजें आप उसको दे रहे हो, जरूरत पड़ने पे लीव भी दे रहे हो, प्रमोशन भी दे रहे हो, अच्छा काम करने पे इंसेंटिव्स भी दे रहे हो, रिवार्ड भी दे रहे हो, ठीक है, तो आपके यहाँ एम्प्लॉयज रिटेन होंगे, आपके यहाँ लोग काम करेंगे, अच्छे लोग आएंगे और अच्छे लोग आपके यहाँ रुकेंगे। अगर ये नहीं है तो अच्छे लोग आपके यहाँ ना तो आएंगे और गलती से आ गए तो रुकेंगे नहीं। चौथा, कैरियर प्लानिंग एंड ग्रोथ लेबर मार्केट कंडीशंस, ठीक है, करियर प्लानिंग एंड ग्रोथ लेबर मार्केट कंडीशंस, ठीक है। अगर लेबर मार्केट ग्रोइंग है, ठीक है, लेबर मार्केट ग्रो कर रहा है तो जाहिर सी बात है लोग मिलने में आपको आसानी होती रहेगी। और अगर लेबर मार्केट सही नहीं चल रहा है, लेबर मार्केट डिक्लाइन कर रहा है, लेबर अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको लोग मिलने में परेशानी खासी बनी रहेगी। पांचवा, कंपनी साइज, पॉलिटिकल, लीगल एंड गवर्नमेंट फैक्टर्स, ठीक है। पांचवा पॉइंट कह रहा है कंपनी का साइज क्या है। बड़ी कंपनी में ज्यादातर लोग अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि बड़ी कंपनी है तो मतलब जॉब सिक्योरिटी भी आपका, छोटी कंपनी है तो जॉब सिक्योरिटी कम है, ऐसा एक जनरल परसेप्शन लोगों को होता है। हालांकि कई बार ये बात सच भी होती है, काफी बार ये बात गलत भी साबित होती है, ठीक है। पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट क्या है। अब जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां काफी जॉब्स आती रहती हैं, ठीक है, जैसे नाइजीरिया है, इथोपिया है, एरिटेरिया है, यहाँ पे बहुत जॉब्स आती रहती हैं, इंडिया के बहुत लोग जाके वहां अप्लाई भी करते हैं। अब जैसे नाइजीरिया है वहाँ बोको हरम एक टेररिस्ट ग्रुप है जो बहुत ज्यादा एक्टिव है और बहुत जगहों पे जाके वो मार कत्लेआम करता है, ठीक है। तो अफगानिस्तान में बहुत जॉब्स आई, तालिबान का वहां बहुत ज्यादा टेरर है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपके यहाँ लोग काम नहीं करना चाहेंगे कि अगर आपके यहाँ पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या टेररिज्म है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको लोग मिलने में खासी दिक्कत हो सकती है, ठीक है।
और गवर्नमेंट फैक्टर्स, गवर्नमेंट क्या चीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, वो बाहर के लोगों को परमिट कर रही है नहीं कर रही है, बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस को परमिट कर रही है नहीं कर रही है, बहुत सी चीजें। अब जैसे वेस्ट बंगाल की अगर हम बात कर लें, तो वेस्ट बंगाल में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं। ठीक, वहां लोगों के पास प्राइवेट में अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहां जॉब्स ही नहीं है प्राइवेट में। ठीक है, या तो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं या अपनी दुकानदारी अपने बिजनेस करते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी वहां पे जो एक के बाद एक करते करते बंद हो गई। एक बहुत ही फेमस किस्सा है वहां आदित्य बिरला का। आदित्य बिरला एक बार अपने ऑफिस जा रहे थे, द आदित्य बिरला की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहां लोगों की भीड़ ने, लोगों के हुजूम ने उनको रोक लिया। वहां ये मानना है कि अगर आप अमीर हैं तो आपकी वजह से मैं गरीब हूं। ये एक फिलॉसफी लोगों में डेवलप कर दी गई थी उस वक्त। उसी फिलॉसफी से लोगों ने मोटिवेट होकर द आदित्य बिरला को रोक लिया, उनकी कार के साथ तोड़फोड़ की, उनके कपड़े फाड़ दिए बेचारों के, और वो ऐसी ही हालत में कर दिया कि बिल्कुल वो एक तरीके से अंडर गारमेंट्स में रह गए और कहा अब हम में और तुम में कोई फर्क नहीं रहा, अब तुम जाओ। तो वो बेचारे ऐसी ही हालत में पैदल अपने घर गए। घर जाके उन्होंने कपड़े बदली, गाड़ी में बैठे, और उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि अब बंगाल से मुझे निकलना है। और अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बंगाल से हटा ली, पूरी अपनी कंपनी, अपनी इंडस्ट्री, अपनी फैक्ट्रियां हटा ली और दूसरे स्टेट्स में शिफ्ट कर ली। ये तो एक बहुत मशहूर किस्सा है जो आदित्य बिरला के साथ हुआ था। उसके बाद सैकड़ों ऐसे हादसे हुए, सैकड़ों ऐसे वाकये हुए कि बंगाल से ज्यादातर इंडस्ट्री बाहर जाती रही। लेटेस्ट उसमें हादसा या लेटेस्ट वाकया सिंगूर का टाटा नैनो प्लांट का है, जिसमें टाटा, रतन टाटा को मजबूरी में सिंगूर छोड़ के जाना पड़ा गुजरात में। राइट। छठा है आपका कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है। ठीक है, अगर आपका कंपनी कंपनी के बारे में लोग जानते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट्स के बारे में लोग जानते हैं, अगर आपकी सर्विसेज के बारे में लोग जानते हैं, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लोग जानते हैं, तो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन नोन होगी तो अच्छे लोग आपके यहाँ अप्लाई करेंगे, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन नोन नहीं होगी तो अच्छे लोग आपके यहाँ अप्लाई कम करेंगे। वही करेंगे जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, क्योंकि हर आदमी वहां अप्लाई करना चाहता है, अच्छा आदमी अच्छी जगह अप्लाई करना चाहता है। ठीक है। सेवेंथ, कंपनीज ग्रोथ रेट। कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है, आपकी ग्रोइंग कंपनी है, आपकी सिक कंपनी है, आपकी लॉस मेकिंग कंपनी है, आपकी जो है स्टार कैडर की कंपनी है, आपकी कैश काउ लेवल की कंपनी है, किस प्रकार की आपकी कंपनी है। ठीक है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि किस तरह के लोग आपके यहाँ, अच्छे लोग आएंगे या नहीं आएंगे। आठवां, रोल ऑफ ट्रेड यूनियन। आपके यहाँ ट्रेड यूनियन कितनी एक्टिव है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि ट्रेड यूनियन आपके यहाँ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करती रहती है या ट्रेड यूनियन आपके यहाँ प्रोडक्टिवली काम करती है। क्या ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट का क्या एक तरीके से एजेंट बन के काम कर रही है, कि काम वो मैनेजमेंट का कर रही है और दिखा रही है कि वो एम्प्लॉय के बेनिफिट में काम कर रही है। ट्रेड यूनियन क्या वाकई अपना जो उसका सही में काम है वो कर रही है, या वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में न्यूसेंस क्रिएट कर रही है। ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चीज पे। जो मैंने बंगाल का एग्जांपल दिया, वहां जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस खत्म हुई वो वर्कर्स मूवमेंट की वजह से ही खत्म हुई। वहां पे पॉलिसी ये थी कि साहब वर्कर्स को हम सपोर्ट करें और एंटरप्रेन्योर्स की हम जो है एकदम से उनके लिए परेशानियां क्रिएट करते रहे। वर्कर्स गलत बात पे भी स्ट्राइक कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस उनके सपोर्ट में आ जाते थे। यही वजह है कि वहां से ऑर्गेनाइजेशन खत्म हुई। अगर इसी प्रकार का रोल ट्रेड यूनियन अपनाएंगे, इसी प्रकार का रोल ट्रेड यूनियंस प्ले करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनाइजेशन का शुमार, वो ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड नहीं की जाएगी। और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि आपके यहाँ अच्छे लोग नहीं आना चाहेंगे। तो ट्रेड यूनियन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड बिल्डिंग करने में। ठीक है। नाइन्थ है कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। भाई देखिए, रिक्रूटमेंट कोई भी चीज ऑर्गेनाइजेशन में फ्री नहीं हो जाती है, हर चीज में पैसा खर्च होता है, और पैसा खर्च होता है हर चीज में, उसी तरह से रिक्रूटमेंट में भी पैसा खर्च होता है। चूंकि रिक्रूटमेंट में पैसा खर्च होता है, इस वजह से रिक्रूटमेंट को पूरा ध्यान से किया जाना चाहिए, ताकि जो पैसा खर्च हो रहा है वो वेस्ट ना हो, वो पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। ठीक है। 10, कंपनीज नेम एंड फेम। कंपनी का नेम और कंपनी की गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अच्छे लोगों को अपने यहाँ इनवाइट करने में, अच्छे लोगों को अपने यहाँ अट्रैक्ट करने में। कोई भी अच्छा आदमी किसी ऐरी गैरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाना चाहेगा। हर आदमी यही चाहेगा कि मैं अगर खुद बढ़िया एम्प्लॉय हूं, मैं अगर खुद बहुत काबिल आदमी हूं, तो मैं किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं जो खुद काबिल लोगों की कदर करती है। और जिन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम होता है, गुडविल होती है, कंपनी का
ने अपने आप को एज अ ब्रांड स्टैब्लिश कर रखा है, वो इसीलिए स्टैब्लिश किया क्योंकि उसने अच्छे लोगों को अपने यहाँ नौकरी दी और अच्छे लोगों की कद्र की, अच्छे लोगों को अपने यहाँ मेंटेन रखा, इसीलिए वो आज एक अच्छी कंपनी, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर के आई है। ठीक है, तो ये हो गए आपके इन फैक्टर्स की बात। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के दरअसल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य क्या क्या होते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रिक्रूटमेंट का होता है टू इन्फ्यूज फ्रेश ब्लड एट ऑल लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में नया खून लेके आना, नया खून, फ्रेश ब्लड लेके आना ऑर्गेनाइजेशन में। इस पॉइंट में बात हो रही है जब उन लोगों की जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से न लाके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को लाते हैं, तो हम नया ब्लड लाते हैं। नया ब्लड लाते हैं मतलब नया आदमी लाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में नया है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी नहीं, जिसको ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के एटीट्यूड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जो नए आइडियाज, नया माइंडसेट लेके आएगा, नए मेथड्स लेके आएगा और नई बातें लेके आएगा, नए सिस्टम्स लेके आएगा और उसकी नई एनर्जी होगी जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम और बेहतर हो सकता है। तो नए लोगों को लाने में अलग अलग लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन पे, चाहे टॉप लेवल में लाएं, चाहे मिड लेवल पे लाएं, चाहे ऑपरेटिव लेवल पे लाएं, वी इंजेक्ट फ्रेश ब्लड इन दी ऑर्गेनाइजेशन सो दैट के ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरह से अपना फंक्शन कर सके और ऑर्गेनाइजेशन में नई चीजों का, नई बातों का, नए लोगों का संचार हो। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है आपका टू मीट दी स्टाफिंग नीड्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू इनेबल द ऑपरेट it effectively so it may be able to achieve its goal। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगला ऑब्जेक्टिव रिक्रूटमेंट का ये होता है स्टाफिंग नीड्स को मीट आउट करना। ठीक है, स्टाफिंग नीड्स को मीट आउट करना मतलब कि जितने लोगों की आपको जरूरत है उतने लोग आपको प्रोवाइड करना ताकि आप अपना काम अच्छी तरह से कर सको। आप अपना काम अच्छी तरह से जब ही कर सकती है एज ऑर्गेनाइजेशन जब उतने लोग जितने की उसको जरूरत हो उतने लोग ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाएं। अगर उतने लोग नहीं दिए जाएंगे काम उतना बढ़िया तरीके से नहीं हो पाएगा, और अगर उतने लोग दिए जाएंगे जितने की आपको जरूरत है तो काम आप अपना बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव है आपका, अगला तीसरा ऑब्जेक्टिव आपका अच्छी लोगों की एप्लीकेशंस अट्रैक्ट करना जिनके पास वो स्किल्स, क्वालिटीज और एबिलिटीज और एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंस हो जो उस पोस्ट पे काम करने के लिए चाहिए। ठीक है, उन लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करना जो रिक्वायर्ड स्किल्स, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस और रिक्वायर्ड एटीट्यूड पजेस करते हैं जो उस जॉब को करने के लिए चाहिए। ऐसे लोगों को एनकरेज करना कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, क्योंकि ऐसे लोग जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऐसे लोग जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे लोगों को ला पाएगी और अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा काम होगा, अच्छा काम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को आराम से अचीव कर सकती है। ठीक है, फोर्थ है आपका ऑब्जेक्टिव ऐसे लोगों को सर्च करना जो कॉम्पिटेंट हो। ठीक है, और ना ऐसे लोगों को सर्च करना जो कॉम्पिटेंट लोग हों, और इन लोगों को सिर्फ हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्च नहीं करेंगे इंटरनल सोर्सेज से, बल्कि ग्लोबली सर्च करेंगे, दुनिया में कहीं भी हो। हम नौकरी आजकल तो जॉब्स ग्लोबल हो गई हैं, आदमी बैठा इंडिया में है काम वो अमेरिका में कर रहा है, काम ऑनलाइन होता है सारा, काम वो अमेरिका में कर रहा है, बैठा वो इंडिया में, बैठा अमेरिका में, काम वो जो है चाइना में कर रहा है। ठीक है, तो आजकल तो सिचुएशन ऐसी है। फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, ठीक है, ऐसे लोगों को ढूंढना और ऐसे लोगों को ढूंढना, ऐसे लोगों को ढूंढ के लाना, ऐसे लोगों को अपने यहाँ नौकरी पे रखना जो हमारे यहाँ पोटेंशियल जॉब्स, मतलब आने वाले वक्त में ऐसे लोगों की व्यवस्था करके रखना जो आने वाले वक्त में हमारे यहाँ जॉब्स को ऑक्यूपाई कर सकें और उन जॉब्स पे अच्छे ढंग से काम कर सके। ठीक है, यहाँ पे हेड हंटिंग भी होता है। ठीक है, हेड हंटिंग का क्या मतलब होता है? हेड हंटिंग का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, आपको एरिया मैनेजर चाहिए, आपने देखा आपके कॉम्पिटिटर फर्म है उसका जो एरिया मैनेजर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आपने उसको ऑफर कर दिया कि साहब तुम्हें यहाँ 50,000 मिल रही है, मैं तुम्हें 60,000 दूंगा, तुम यहाँ से छोड़ के मेरे यहाँ ज्वाइन कर लो। ये कहलाता है हेड हंटिंग। ठीक है, आगे आ जाते हैं।
सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पे दो तरह के सोर्सेज होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। इंटरनल सोर्सेज होते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं? इंटरनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लोगों को लेके जॉब पे रखते हैं, जॉब पे हायर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लोगों को लेके जब हम जॉब पे रखते हैं, जॉब पे हायर करते हैं, उनको इंटरनल सोर्सेज कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, वो लोग जो हमारे ऑलरेडी हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन्हीं में से अगर कोई वैकेंसी बनी, हमने उन्हीं में से किसी आदमी को अपने यहाँ ट्रांसफर कर लिया या कोई और मेथड के तहत उस जॉब पे पोस्ट कर दिया और एग्जिस्टिंग जॉब से उसको रिलीव कर दिया। ये हो गया इंटरनल सोर्स। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन कहीं बाहर से आदमी लेने नहीं जाती है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही वो आदमी अरेंज करती है। इसके अपने फायदे भी हैं, इसके अपने नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है, जो आदमी आप ला रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ला रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन उसको अच्छी तरह से जानती है, वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से जानता है, तो वो आराम से ऑर्गेनाइजेशन के साथ घुल मिल के काम कर लेगा। दूसरा सोर्स है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एम्प्लॉय लाओगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एम्प्लॉय लाने के भी अपने फायदे और अपने नुकसान है। ठीक है, फायदा सबसे बड़ा क्या है? फायदा सबसे बड़ा ये है, आप फ्रेश ब्लड इंड्यूस करते हो ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जिससे नई चीजें ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। ठीक, तो ये दो अलग अलग सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हैं जिनके जरिए हम एम्प्लॉयज लाते हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। अब इन सोर्सेज को हम डिटेल में डिस्कस